नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तकदीर का तमाशा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संध्या का समय था। रायगढ़ राज्य के प्रधानमंत्री सुहेल और उनकी पत्नी शुभांगी अपने महल के एक कक्ष में बैठे हुए ये वार्तालाप कर रहे थे। स्वामी, बहुत देर से आपको उदासी में डूबा हुआ देख रही हूँ। आपकी उदासी का क्या कारण है नाथ? शुभांगी, नकुल के अलावा हमारी उदासी का और क्या कारण हो सकता है? किसी प्रतिष्ठित पिता का बेटा यदि जुआ खेलकर धन लुटाए और हर समय मंदिरा के नशे में चूर हो, किसी गणिका के यहाँ पड़ा रहे, तो उस हतभागी पिता का उदास होना स्वाभाविक ही है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, लेकिन नकुल को बिगाड़ने में हमारे अत्यधिक लाड़ प्यार ने आग में घी डालने के समान कार्य किया है। यदि वक्त की मार से मेले में नकुल के दोनों बड़े भाई हमसे ना बिछुड़ते, तो ना तो हम नकुल को सीमा से अधिक लाड़ प्यार करते और ना ही नकुल में इस प्रकार के बुरे व्यसन आते। यदि आप मेरी एक बात माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। कहो शुभांगी। स्वामी, क्यों ना हम नकुल का विवाह कर दें? मेरा विश्वास है कि विवाह के बाद गृहस्थी का बोझ सिर पर आ पड़ने से नकुल अवश्य ही सुधर जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो शुभांगी, हम ये उपाय भी करके देख लेते हैं। इधर नकुल के विवाह की तैयारियां हो रही थी। उधर दूसरी ओर रायगढ़ की प्रसिद्ध गणिका चंद्रलेखा नकुल से कुछ पूछ रही थी। सुना है आपका विवाह होने जा रहा है? चंद्रलेखा, मेरा विवाह करके मेरे माता पिता अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते हैं। बेशक मेरा विवाह होने जा रहा है चंद्रलेखा, पर तुमसे मेरा लगाव कम ना होगा। तुम देखना, विवाह के पश्चात भी मैं यहाँ तुम्हारे आगोश में ही पड़ा रहूँगा। यही तो मैं भी चाहती हूँ नकुल। तेरे यहाँ आने पर ही तो मुझे तेरे द्वारा धन की प्राप्ति होती है। कुछ ही दिनों बाद नकुल एवं राधा का विवाह खूब धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री पुत्र, आज के दिन आप यहाँ, आज आपके विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि है। आज की रात तो आपको अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। पत्नी जाए भाड़ में। चंद्रलेखा, तुम जल्दी से सोमरस पिलाने की तैयारी करो। इधर शुभांगी प्रधानमंत्री सुहेल से कह रही थी। स्वामी, विवाह की प्रथम रात्रि को भी नकुल गणिका चंद्रलेखा के यहाँ जा पहुँचा है। शुभांगी, लगता है तुम्हारे कहने पर हम नकुल का विवाह कर गलती कर बैठे हैं। नकुल का सुधरना अब मुश्किल लगता है। उधर सुहाग कक्ष में सुहाग सैया पर बैठी राधा सोच रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी है, पर अभी तक मेरे पति कक्ष में नहीं आए। क्या कारण है? पांव फटने के समय एक रथ प्रधानमंत्री के महल के बाहर आकर रुका। उसमें से मंदिरा के नशे में लड़खड़ाता नकुल उतरा। जब वो किसी प्रकार लड़खड़ाता अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो बड़बड़ा रहा था। चंद्रलेखा, तुम अप्सरा हो, तुम मेरा जीवन हो। नकुल तो सो गया, लेकिन राधा स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। तो ये इस समय नगर की प्रसिद्ध गणिका चंद्रलेखा के यहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पति चरित्रहीन हैं। प्रधानमंत्री सुहेल और शुभांगी का सोचा पूरा ना हुआ। नकुल विवाह के पश्चात भी जुआ खेलने की आदत एवं गणिका चंद्रिका के यहाँ आना जाना त्याग ना सका। सभी नाते रिश्तेदार उसे समझाते, बेटा तुम्हारा विवाह हो गया है, इसलिए अब तुम्हें अपने पुराने शौक छोड़ देने चाहिए। राधा अच्छे घर की एक सुशील कन्या थी। वो प्रतिदिन आधी रात तक नकुल की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब वो घर आता तब उसे खाना खिलाकर स्वयं खाती या बिना खाए ही सो जाती। हाय रे दुर्भाग्य, पति भी मिला तो ऐसा मिला जिसे मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन पति की बुराई करूं तो आखिर किससे करूं, और फिर बुराई करने से हासिल भी क्या होगा। एक दिन शुभांगी ने ध्यान से राधा को देखा तो सहम सी गई।
ओह, राधा का चेहरा इतना क्लांत क्यों लग रहा है। वो उसी समय राधा के कक्ष में पहुंची और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है बहू, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ बेटी। मुझे बताओ आखिर बात क्या है। माँ, मुझे इस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ मुझे सब प्रकार का सुख उपलब्ध है, लेकिन आपके पुत्र जुआ खेलने एवं मंदिरा पान में इतने डूब जाते हैं कि रात्रि को समय से घर आना तक भूल जाते हैं। वे प्राय रात्रि के चौथे या तीसरे पहर में ही घर वापस लौटते हैं। तब तक मुझे जागकर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। शायद इसलिए इन दिनों मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब है। राधा के मुंह से ये सब सुन शुभांगी का कलेजा दुख से फट गया। बहू, तेरे दुख का कारण मैं ही हूँ। मैं ही अपने निकम्मे पुत्र के साथ तुझे बांधकर तेरा जीवन कष्टों में डाल दिया है। बहू, मैं ही तेरी अपराधिनी हूँ। यह आप क्या कह रही हैं माँ। मैं सही कह रही हूँ बहू, तूने आज तक बहुत दुख सह लिया। अब मैं ही नकुल को रास्ते पर लाऊंगी। आज जब वो आधी रात के बाद घर आएगा तब दरवाज़ा तुम नहीं मैं खोलूंगी। ये मेरा आदेश है। जी माता जी। उस रात शुभांगी नकुल की प्रतीक्षा में दरवाजे पर आकर बैठ गई। रात के तीसरे पहर उसे कुछ आहट सुनाई दी। लगता है नकुल आ गया है। उसका अनुमान सच था। बाहर नकुल ही था। उसने नशे में झूमते हुए द्वार खटखटाया। रात के तीसरे पहर में इधर उधर भटकने वाला ये कौन है जो इस समय द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुम्हारा बेटा नकुल हूँ माँ, दरवाज़ा खोलो। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले का इस घर में कोई स्थान नहीं है, अतः दरवाज़ा नहीं खुलेगा। माँ, ये समय इस प्रकार की बातें करने का नहीं है। गुस्सा क्यों कर रही हो। ठक ठक। साफ साफ सुन लो नकुल, ये दरवाज़ा इस समय तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। इस समय जहाँ भी तुम्हें कोई द्वार खुला मिले वहीं चले जाओ। लगता है आज माँ द्वार नहीं खोलेगी। नकुल थोड़ी देर द्वार पर रुका। दरवाज़ा नहीं खुलता देख वह पुनः रथ में जा बैठा। सारथी, रथ को पुनः चंद्रलेखा के यहाँ ले चलो। जो हुक्म। पहरेदार, जाकर चंद्रलेखा से कहो कि हम आए हैं। ओह, ये नकुल तो इतनी अधिक रात्रि को भी सोने नहीं देता। ये भी कोई वक्त है आने का। पहरेदार, नकुल से जाकर कह दो कि वो सुबह आए। ये समय मेरे सोने का है, वो मेरी नींद में खलल ना डाले। जी मालकिन। पहरेदार ने बाहर जा नकुल को चंद्रलेखा का आदेश सुनाया और तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। चंद्रलेखा बाहर से ही इस प्रकार मुझे लौटाना चाह रही है। ये तो मेरा सरासर अपमान है। अब मुझे यहाँ एक भी क्षण नहीं रुकना चाहिए। उधर शुभांगी सोच रही थी, आज 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 की रात थोड़ी सख्ती करने से ही नकुल का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखती हूँ रात्रि की इस पहर में उसे किसका द्वार खुला मिलता है। थक हार कर उसे पुनः अपने ही घर लौटना पड़ेगा। इधर राधा भी जागकर नकुल के विषय में ही सोच रही थी। माँ ने उन्हें इस प्रकार दुत्कार कर ठीक नहीं किया। पता नहीं इस समय वे कहाँ भटक रहे होंगे। दूसरी ओर नकुल का रथ नगर की सड़क पर दौड़ रहा था। माँ ने भी द्वार खोलने को मना कर दिया है और चंद्रलेखा ने भी मुझे घर के बाहर से ही लौटा दिया। अब इस समय मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सहसा उसे ध्यान आया। माँ ने कहा था कि इस समय जो भी दरवाज़ा खुला मिले वही चला जा। ये ध्यान आते ही उसने सारथी को आदेश दिया, सारथी, राह में पड़ने वाले घर, मंदिर, मंदिरालय, सराय, जिस किसी का भी द्वार खुला मिले वहीं रोक देना। जो हुक्म। कुछ देर बाद ही रथ एक मंदिर के खुले द्वार के सामने जा रुका। मंदिर का द्वार खुला है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? कुछ सोचकर वो रथ से उतरा और मंदिर में प्रविष्ट हुआ। ओह, इन महात्मा के मुख पर कैसा तेज प्रकट हो रहा है। शायद ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। कोई अदृश्य शक्ति क्यों मुझे इनकी ओर खींच कर लिए जा रही है। यंत्र चालित सा वो आगे बढ़ा और महात्मा के चरणों में लेट गया।
उसी क्षण उसे अपनी आंखों के सामने अपने द्वारा किए गए समस्त पाप कर्म दिखाई देने लगे। उन पाप कर्मों को साक्षात देख उसका मन गलानी से भर उठा। तभी महात्मा ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। वत्स, तुम कौन हो? महात्मन, मैं एक पापी अधम हूँ। बुरे व्यसनों ने मेरा जीवन खोखला कर दिया है। जन्म देने वाली माँ ने आज मुझे दुत्कार कर घर से निकाल दिया, इसलिए अब मेरा जीना व्यर्थ है। वत्स, तुम व्यर्थ ही निराश हो रहे हो। माँ के दुत्कारने में अवश्य ही कोई सार छिपा हुआ होगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं महात्मन। अगर माँ आज मुझे ना दुत्कारती तो मुझे इस समय आपके दर्शन करने का सौभाग्य कैसे मिलता। तुम क्या चाहते हो वत्स? महात्मन, मेरा अतीत बहुत अंधकारपूर्ण और पाप कर्मों से भरा हुआ है। मैं आपकी शरण में रहकर अब सोमरस के स्थान पर ज्ञान का रसपान करना चाहता हूँ। वत्स, जैसे तलवार की धार पर चलना बेहद कठिन होता है, वैसे ही धर्म की मर्यादाओं का पालन करना भी बहुत कठिन है। महात्मन, आपका आशीर्वाद पा मैं सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लूँगा। वत्स, साधु महात्मा बनना सरल कार्य नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ। महात्मन, बुरे व्यसनों से भरा हुआ मेरा जीवन क्षतिपूर्ण नहीं है। मैं मन में दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ कि अब मुझे साधु बनना ही है। कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। महात्मा नकुल का दृढ़ निश्चय देख गदगद हो उठे। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। कल सुबह हम यहाँ से दक्षिण की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सुबह होने पर जब नकुल महात्मा के साथ मंदिर से बाहर आया, सारथी, रथ लेकर तुम घर वापस लौट जाओ। माँ से कहना कि अब मैं कुछ बनकर ही घर वापस लौटूंगा। इधर चिंता में डूबी शुभांगी प्रधानमंत्री सुहेल से कह रही थी, स्वामी, गुस्से में मैंने रात्रि को नकुल को महल में प्रवेश नहीं करने दिया था। तब से नकुल घर नहीं लौटा है। मेरा तो चिंता के मारे बुरा हाल है। ना जाने वो कहाँ होगा। और कहाँ होगा? वो पड़ा होगा गणिका चंद्रलेखा के यहाँ। स्वामी, आप चंद्रलेखा के यहाँ जाकर देखिए तो सही कि नकुल वहाँ पर है भी या नहीं है। मैं और गणिका चंद्रलेखा के यहाँ जाऊँ? नहीं, कभी नहीं। यही वो समय था जब नकुल के रथ का सारथी उन दोनों के पास पहुंचा। अरे सारथी, तुम? नकुल कहाँ है? प्रधानमंत्री जी, आज प्रातः वे एक महात्मा के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए। क्या? नकुल किसी महात्मा के साथ चला गया? लेकिन क्यों? कल रात यहाँ से जाने के पश्चात चंद्रलेखा ने भी नकुल जी के लिए अपने भवन का द्वार नहीं खोला। तब वे निराश हो वहाँ से चल पड़े। राह में एक मंदिर के द्वार खुले देखें वे मंदिर में चले गए। सारी बात बताने के पश्चात उन महात्मा के मुखमंडल पर बहुत तेज था। उसी तेज के प्रभाव में आकर शायद नकुल जी उनके साथ चले गए हैं। लगता है अब वे महात्मा जी के साथ कहीं वन में जाकर तप करेंगे। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ नकुल साधु ही बन गया है। ऐसा न कहिए स्वामी, यदि नकुल साधु महात्मा बन गया तो बहू राधा का क्या होगा? आप जाइए और नकुल को किसी भी तरह मनाकर घर ले आइए। तुम ठीक कह रही हो शुभांगी, अपने लिए ना सही पर हमें बहू के लिए नकुल की खोज में जाना ही होगा। इधर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए महात्मा मुस्कुराकर नकुल से बोले, वत्स, लगता है माया मोह पुनः तुम्हें अपने बंधन में बांधना चाहती है। क्या मतलब है गुरुदेव? नकुल, तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में महल से चल पड़े हैं। कुछ देर में वो इधर आते ही होंगे। ओह, लेकिन वे तो हमेशा मुझसे घृणा करते आए हैं। फिर आज वे मेरी खोज में क्यों निकले हैं गुरुदेव? देखो नकुल, अभी भी समय है। तुम वापस अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी माँ और पत्नी तुम्हारे वियोग में इस समय घर पर बैठी रो रही हैं। नहीं गुरुदेव, मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। मुझे आप घर लौटने के लिए बार बार ना कहें। नकुल, जोश और रोष में किया गया निर्णय सही नहीं होता है। माँ ने रोष में कहा और तुम जोश में घर छोड़कर चले आए हो। ये निर्णय सही कैसे हो सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, मैं घर लौटूंगा तो सही, पर अभी नहीं। पहले आपके सानिध्य में रहकर कुछ ज्ञान तो हासिल कर लूं, तब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा।
महात्मा ने नकुल को बार बार घर वापस लौटने को कहा, पर वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। ये देखकर महात्मा प्रसन्न हो उससे बोले, नकुल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेकर यह ज्ञात कर रहा था कि परिवार के प्रति अभी तुम्हारे मन में मोह बाकी है या नहीं। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसलिए अब हमें दक्षिण दिशा बदलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए ताकि तुम्हारी अपने पिता से भेंट ना हो सके। जो आज्ञा गुरुदेव। इधर संध्या होने को आई और प्रधानमंत्री सुहेल नकुल को खोज पाने में सफल नहीं हुए। खेत के किनारे एक किसान बैठा हुआ है, उससे चलकर पूछना चाहिए कि क्या उसने इधर से किसी महात्मा के साथ एक युवक को जाते हुए देखा है। वे रथ से उतरकर उस किसान के पास पहुंचे। क्यों भाई, तुमने इधर से किसी महात्मा एवं एक युवक को जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं श्रीमान, मैं काफ़ी देर से यहीं बैठा हूँ, मैंने तो यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। ये सुन प्रधानमंत्री सुहेल ने गहरी सांस छोड़ी। ये देखकर किसान ने उनसे पूछा, क्या बात है श्रीमान, कुछ परेशान से लग रहे हो? क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? क्या बताऊँ भाई, मेरा पुत्र घर बार त्याग कर एक महात्मा के साथ चला गया है, उसी को खोजता फिर रहा हूँ। जरा सोचो तो, जब लोग ये जानेंगे कि रायगढ़ के प्रधानमंत्री का बेटा नवविवाहित वधू को छोड़कर सन्यासी हो गया है, तो हमारी कितनी जग हंसाई होगी। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो मैं एक अनपढ़ किसान हूँ, फिर भी यदि आपको एक सलाह दूँ तो क्या आप उस सलाह को मानेंगे? कैसी सलाह भाई? प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें सुनकर पता चल गया है कि आपका बेटा चरित्रहीन था। अब यदि माँ के कठोर वचनों को सुनकर वो सन्यासी बन सुधरना चाहता है, तो आप ये मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? जाते समय वो सारथी से कह भी गया है कि अब वो तभी घर वापस लौटेगा जब वो कुछ बन जाएगा। उसके इस कथन से प्रतीत होता है कि एक न एक दिन वो अवश्य ही घर वापस लौटेगा, इसलिए आपको इस प्रकार उसकी खोज नहीं करनी चाहिए। वो आपके पास लौटेगा अवश्य, लेकिन तभी जब वो पूरी तरह सुधर जाएगा। किसान की बात सुन प्रधानमंत्री सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात वे किसान से बोले, भाई, तुम्हारी बातों में मुझे सार दिखाई दे रहा है। मैं व्यर्थ ही नकुल की खोज में भटक रहा हूँ। लोग कुछ कहेंगे तो कहने दो, मुझे नकुल को सुधरने का ये एक मौका देना चाहिए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी कि आपने मेरी सलाह मान ली। अब आप मेरी एक विनती और मान लीजिए। कौन सी विनती भाई? प्रधानमंत्री, साँझ हो चली है, कुछ देर में रात घिर आएगी। रात्रि में आपका रायगढ़ जाना उचित ना होगा, इसलिए आज की रात आप मुझ गरीब की कुटिया पर गुजारें। कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, रात्रि में निर्जन स्थान का सफर तय करना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए आज की रात हम तुम्हारे यहाँ ही गुजारेंगे। तो चलिए प्रधानमंत्री जी, आपको अपने घर ले चलूं। किसान आदर सहित प्रधानमंत्री सुहेल को अपने घर ले आया। वहीं उसने प्रधानमंत्री को भोजन कराया। तत्पश्चात किसान की बूढ़ी माँ से बोले, बहन, तुम्हारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, आज इसने मुझे एक बुद्धिमानी भरी सलाह देकर मुझ पर अपनी बुद्धिमानी का सिक्का जमा दिया है। प्रधानमंत्री जी, बेटा सावन है ही बुद्धिमान। गांव के सारे बड़े बूढ़े हर मुश्किल काम में सावन से सलाह लिया करते हैं। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। प्रधानमंत्री जी, सचमुच बहन, तुम्हारा पुत्र सावन हीरा ही है, पर यदि ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होता तो सोने पे सुहागा होता। प्रधानमंत्री जी, सावन के अनपढ़ रह जाने में इसके दुर्भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। न ये हम अनपढ़ गरीबों के पल्ले पड़ता और न ये हमारी तरह अनपढ़ गंवार रहता। मैं कुछ समझा नहीं बहन, क्या सावन तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ थे जो मैं सावन को अपनी कोख से जन्म देती प्रधानमंत्री जी। तो फिर सावन किसका बेटा है? मुझे अगर ये पता होता तो मैं इसे इसके असली माता पिता को ना सौंप देती प्रधानमंत्री जी। अब सावन छोटा सा था तब ये हमें रायगढ़ के एक मेले में मिला था। क्या कहा? सावन तुम्हें रायगढ़ के मेले में मिला था? ये कब की बात है बहन? ये आज से करीब 22 वर्ष पूर्व की बात है। वहीं मुझे मेरे पति को सावन रोता हुआ मिला था। इसे रोता देखकर मुझे और मेरे स्वर्गवासी पति को इस पर तरस आ गया।
हमारे कोई संतान ना थी, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए और इसे अपने बेटे की भांति पाला पोसा। अब ये सावन ही मेरे जीने का आखिरी सहारा है। ओह, जब तुमने सावन के विषय में इतना कुछ बताया है तो अब एक बात और बता दो बहन कि सावन के सीने पर कोई चक्र का निशान तो नहीं है। ये सुनते ही सावन की माँ ने चौंक कर प्रधानमंत्री सुहेल की ओर देखा। आपको निशान के विषय में कैसे पता है प्रधानमंत्री जी? तो क्या सावन के सीने पर ऐसा कोई निशान है? हाँ, सावन के सीने पर एक चक्र का निशान बना हुआ है। सावन, जरा अपना कुर्ता उतार कर अपनी छाती का वो निशान मुझे दिखाना। सावन ने कुर्ता उतारकर जब प्रधानमंत्री को अपनी छाती दिखाई, ओह, बिल्कुल वैसा ही निशान। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, आप सावन की छाती का ये निशान देखकर इस प्रकार चौंक क्यों गए? बहन, वर्षों पूर्व लगे उस मेले में मैंने अपने तीनों पुत्रों के सीने पर ऐसे ही चक्र के निशान गुदवाए थे। हाँ बहन, हम चक्रवंश के हैं। हमारे परिवार की प्रथा के अनुसार परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के सीने पर चक्र का निशान गुदवाया जाता है। हम उस दिन उस मेले में हम इस मंगल कार्य को ही संपन्न करवाने गए हुए थे। तभी अकस्मात ही बड़े जोरों की आंधी तूफान आ गया, जिससे मेरे दोनों बड़े पुत्र मेरे परिवार से बिछड़ गए थे। ओह, आंधी तूफान शांत होने पर हमने अपने दोनों लापता पुत्रों की बहुत खोज करवाई, पर हमें सफलता नहीं मिली। तब हम सब्र करके रह गए और अपने तीसरे बेटे को ही पालने में लग गए। इसका मतलब तो ये हुआ प्रधानमंत्री जी कि सावन आपका खोया हुआ बेटा है। हाँ बहन, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि सावन हमारा ही बेटा है। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सावन बेटे, तुम हमें प्रधानमंत्री नहीं अपितु पिता कहो। हम तुम्हारे पिता हैं बेटे। पिताजी, ये देख, मुझे खुशी है कि सावन को उसका खोया परिवार मिल गया है। बहन, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। ना तुम सावन को पालती, ना आज ये मुझे इस रूप में मिलता। शुभांगी और राधा सारी रात सोई नहीं थी। माँ, पिताजी अभी तक उन्हें लेकर वापस क्यों नहीं लौटे हैं? घबरा मत बहू, सुबह होने पर वे नकुल को लेकर अवश्य ही लौट आएंगे। उधर महात्मा और नकुल ने रात्रि में एक सघन वन में अपना पड़ाव डाला। नकुल सारी रात जागकर महात्मा के चरण दबाता रहा। प्रातः होने पर, बहन, अब तुम्हें और सावन को मेरे साथ रामगढ़ चलना होगा। हमें रामगढ़ चलना होगा। वो क्यों प्रधानमंत्री जी? आज से तुम हमारी धर्म बहन हो और सावन तो हमारा बेटा है ही, इसलिए अब तुम दोनों रामगढ़ में हमारे परिवार के साथ ही रहोगे। ओह प्रधानमंत्री जी, हमारे ऐसे भाग्य। प्रधानमंत्री सुहेल सावन एवं उसकी पालक किसान पत्नी को लेकर रायगढ़ में अपने महल में पहुंचे। स्वामी, नकुल कहाँ है? वो तो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। शुभांगी, मैं नकुल को ढूंढकर तो ना ला सका, पर तुम्हारे खोए हुए सबसे बड़े बेटे को ले आया हूं। क्या? कहाँ है मेरा खोया हुआ बड़ा बेटा स्वामी? यही तो है जो मेरे पास खड़ा है। ये मेरा खोया हुआ बेटा है। आ बेटा आ, तो दूर क्यों खड़ा है? आकर मेरे सीने से लग जा। सावन आगे बढ़कर शुभांगी के सीने में लग गया और शुभांगी की आंखों से खुशी की अविरल अश्रुधारा बह चली। प्रधानमंत्री ने किसान पत्नी के बारे में बताते हुए शुभांगी से कहा, शुभांगी, यही है वो महान स्त्री जिसने हमारे खोए बेटे का आज तक पालन पोषण किया है। ओ बहन, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को पाल पोस कर बड़ा किया, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब प्रधानमंत्री सुहेल राधा से बोले, बहू, ये मत समझ लेना कि तुम्हारा पति वापस नहीं लौटा है। वो एक दिन ज़रूर वापस लौटेगा, लेकिन कुछ सुधर कर ही। तब तक तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं कह सकता कि ये प्रतीक्षा कब तक करनी होगी। वैसे तो ये तुम्हारा घर है, इस घर पर तुम्हारा पूर्ण स्वामित्व है। फिर भी यदि तुम चाहो तो प्रतीक्षा की ये अवधि तुम अपने मायके में गुजार सकती हो। जैसा तुम्हें उचित लगे वही करना। मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा।
पिताजी, मैं यहीं रहकर ही अपने पति के वापस लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। वे वापस लौटे तो ठीक है, ना लौटे तो भी ठीक है। मेरी शेष जिंदगी इसी घर में रहकर आपकी सेवा करते हुए ही बीतेगी। अगले दिन प्रधानमंत्री सुहेल जब दरबार गए तो सावन को अपने साथ लेते गए। महाराज, ये मेरा बड़ा बेटा सावन है, जो बरसों पूर्व एक मेले में हमसे बिछुड़ गया था। अच्छा, लेकिन अब इतने समय पश्चात ये तुम्हें कैसे और कहाँ मिला प्रधानमंत्री जी? तब प्रधानमंत्री ने राजा जयंत को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई तो उनके आदेश पर अनपढ़ सावन शिक्षक से राजनीति, धर्म एवं ज्ञान की शिक्षा लेने लगा। उसकी पालक माँ शुभांगी के साथ महल में ही वो रहने लगा था। उसकी पालक माँ शुभांगी के साथ महल में ही रहने लगी थी। इधर वन वन, पर्वत पर्वत, नगर नगर विचरते महात्मा नकुल को ज्ञान का अमृत पिला रहे थे। वत्स, मनुष्य में दया का भाव अवश्य होना चाहिए। जिस मनुष्य में दया नहीं, वो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। धीरे धीरे पूरे 6 माह बीत गए। राजसी वातावरण में रहने एवं शिक्षा ग्रहण करने से ग्रामीण सावन के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ गया था। सचमुच अब हमारा बेटा हमारे देश के अनुरूप ढल गया है। उन्हीं दिनों ठगों का एक गिरोह रायगढ़ के एक सराय में आकर रुका। गुलाब बेटे, इस समय हमारे गिरोह में तुम ही युवा हो और हम चारों बूढ़े इस समय बीमार हैं। इसलिए इस नगर में तुम्हें अकेले ही लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाना है। ठीक है बापू, तुम निश्चिंत रहो। मैं आज ही नगर में जाकर अपनी ठगी विद्या का कमाल दिखाता हूँ। बाहर आकर वो सोचने लगा, इस नगर में मैं अपनी ठगी का सबसे पहला शिकार किसे बनाऊं? अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि धड़ाक, उफ, बड़ी जोर की टक्कर मारी है तुमने तो। माफ़ करना भाई, इस समय मैं बड़ी जल्दी में था, इसी कारण जल्दीबाजी में तुमसे टकरा गया। लेकिन इतनी हड़बड़ाहट में तुम कहाँ भागे जा रहे थे भाई? भाई, मैं प्रधानमंत्री सुहेल जी का सेवक हूँ। अगले सप्ताह रायगढ़ के महाराज जयंत का 21वां जन्मदिन है। अगले सप्ताह रायगढ़ के महाराज जयंत का 61वां जन्मदिन है। इस बार प्रधानमंत्री जी महाराज जयंत को उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से बना मूल्यवान रत्न जड़ित हार, राजमुकुट, छत्र, सुंदर वस्त्र आदि उपहार में देंगे। उन्हें वस्तुओं के निर्माण के बारे में कहने के लिए मैं इस समय दर्जी एवं सुनार के पास जा रहा था। ओह, तब तो तुम बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करने निकले हो भाई। जाओ, इस कार्य में देरी ना करो। सेवक के जाने के पश्चात गुलाब सोचने लगा, इस आदमी से जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना को आधार बनाकर मैं अपनी ठग विद्या के द्वारा रायगढ़ के राजा के ऊपर अपनी धाक जमा सकता हूँ। यदि ऐसा हो गया तो रायगढ़ का राजा मुझे सहर्षी अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन कर देगा। उसके साथी दिमाग ने तुरंत एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत कुछ देर बाद ही ये रायगढ़ के लोगों में ये झूठी अफवाह फैला दी। कुछ सुना तुमने भाइयों? प्रधानमंत्री सुहेल महाराज को उनके जन्मदिन वाले दिन धोखे से मारकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री सुहेल भला ऐसा क्यों करेंगे? वे तो पक्के देशभक्त हैं। ये तुम्हारे सोचने का नज़रिया है भाइयों। तुम लोग सीधे सरल स्वभाव के हो, इसलिए प्रधानमंत्री के विषय में ऐसा सोचते हो, वरना वे पक्के छुपे हुए रुस्तम है। तुम देखना, महाराज के जन्मदिन के अवसर पर वे कैसे खून की होली खेलेंगे। दूसरी ओर गुलाब सोच रहा था, अब शीघ्र ही मेरे द्वारा फैलाई गई ये अफवाह अपना कमाल दिखाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि किसी झूठ को अगर 100 बार दोहरा दिया जाए तो वो सच लगने लगता है। राजा जयंत के जन्मदिन के एक दिन पहले ही गुलाब पर एक ज्योतिषी का रूप धर राजा जयंत के पास पहुंचा। महाराज, मेरा नाम त्रिकालदर्शी है। मैं हस्तरेखाओं का विशेषज्ञ हूँ। आप आज्ञा दें तो आपकी हस्तरेखाएं देखकर मैं आपका भविष्य बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ज्योतिषियों की तो हम बहुत कद्र करते हैं। गुलाब ने कुछ देर तक राजा जयंत की हस्तरेखाएं देखने का अभिनय किया। तत्पश्चात, महाराज, आप बहुत तेजस्वी एवं पराक्रमी राजा हैं। प्रजा आपके गुण गाते नहीं आघाती है। आप 100 वर्ष के होने तक रायगढ़ पर शासन करते, परंतु
परंतु क्या ज्योतिषी जी? महाराज, रायगढ़ के प्रधानमंत्री राहु की दशा बनकर आपकी राह में खड़े हुए हैं। वो गुप्त रूप से आपको मारने की योजना बना चुके हैं। क्या कह रहे हो ज्योतिषी जी? महाराज, ये मैं नहीं, आपकी हस्तरेखाएं कह रही हैं। हस्तरेखाओं के अनुसार प्रधानमंत्री जी अपने पुत्र को रायगढ़ का राजा बनाना चाहते हैं। इस कार्य के हेतु उन्होंने अपने पुत्र के लिए नया मुकुट, छत्र, वस्त्र आदि आभूषण आदि भी तैयार करवा लिए हैं। महाराज, आपको यदि मेरी बात का विश्वास ना हो तो राज्य के दर्जी एवं सुनार को बुलवाकर इस विषय में तहकीकात कर सकते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर नया मुकुट, आभूषण एवं राजसी वस्त्र बनाए हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। राजा जयंत ने उसी समय दर्जी एवं सुनार को बुलाकर पूछताछ की। महाराज, ये सच है, प्रधानमंत्री जी ने नए नए राजमुकुट एवं आभूषणों का निर्माण मुझसे करवाया है। महाराज, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे नए राजसी वस्त्र बनवाए हैं। मैंने जो वस्त्र उनके कहने पर बनाए हैं वैसे वस्त्र केवल राजा ही पहनते हैं। ओह, तो इस पर ज्योतिषी की बात सच है। प्रधानमंत्री निश्चय ही मुझे मारना चाहता है। इससे पहले कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो, मुझे शीघ्र ही उसके पर कतर देने चाहिए। राजा जयंत ने कुछ देर सोचकर गुलाब से कहा, ज्योतिषी, अच्छा हुआ कि आपने समय रहते हमें सचेत कर दिया। आज से हम तुम्हें राजकीय ज्योतिषी नियुक्त करते हैं। कल जब हम भरे दरबार में प्रधानमंत्री सुहेल एवं उसके परिवार को प्राण दंड देंगे, तब तुम भी दरबार में उपस्थित रहना। जो आज्ञा महाराज। राजा जयंत के हृदय में क्रोध की आग जलाकर धूर्त गुलाब मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सराय में पहुंचकर उसने अपने बाकी चारों साथियों को अपनी दिनचर्या सविस्तार बतलाई। तत्पश्चात, अपनी चालाकी से मैं रायगढ़ का राज्य ज्योतिषी तो बन ही चुका हूँ। अब तुम देखना कि मैं तुम सबको भी शीघ्र ही राजदरबार में अच्छे पदों पर नियुक्त करवा दूंगा। ओह गुलाब, मान गए तुम्हारी चालाकी को। अब हम राज दरबार में नौकरी पाकर चैन से अपना बाकी जीवन गुजार सकेंगे। वह सब तो ठीक है, पर गुलाब के फैलाए जाल के कारण बेचारा निरपराध प्रधानमंत्री सपरिवार मारा जाएगा। और प्रधानमंत्री की चिंता तुम क्यों करते हो राम लखन? इसके और उसके परिवार के भाग्य में ऐसे ही मरना लिखा होगा। ये सुन सारे ठग हो करके हंस पड़े। इधर एक गुप्तचर प्रधानमंत्री सुहेल को सूचना दे रहा था, प्रधानमंत्री जी, एक ज्योतिषी ने आपके प्रति राजा जयंत को भड़का दिया है, इसलिए कल राजा जयंत भरे दरबार में आपको एवं आपके परिवार को प्राण दंड देने वाले हैं। गुप्तचर ने विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री सुहेल को सारी बात बताई। प्रधानमंत्री सुहेल ने उसी समय सावन को बुलाकर उसे सारी बात बताई। तत्पश्चात सावन बड़े संकट की घड़ी सावन बड़े संकट की बड़ी विकट घड़ी इस समय हमारे सामने है। सारे परिवार के प्राण एवं अपने वंश का सम्मान बचाने के लिए मुझे अपना जीवन बलिदान करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपना बलिदान क्यों देंगे? चलिए हम इसी समय चलकर राजा जयंत को अपनी बेगुनाही का सबूत दिए देते हैं। नहीं बेटा, अब यह संभव नहीं है। राजा के मन में हमारे प्रति संदेह का अंकुर फूट चुका है। क्रोध में अंधा राजा हमारी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। अब तो मेरा बलिदान ही परिवार एवं सम्मान को बचा सकता है। अतः कल तुम्हें भरे दरबार में मेरा वध करना होगा। ये जघन्य अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ पिताजी? और फिर मरना ही है तो फिर हम दोनों पिता पुत्र ही साथ क्यों ना मरे? ये कैसी बचपने से भरी बातें कर रहे हो सावन? एक के लिए क्या सबको मारना बुद्धिमानी है? पिताजी, आप मुझसे पितृहत्या जैसा पाप क्यों करवाना चाहते हैं? बेटा, जिस समय कल मैं दरबार में प्रवेश करूंगा, मैं उसी समय हीरा चाट लूंगा, जिससे मेरी तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। तब तुम अपनी तलवार से मेरा सिर काट देना। इस प्रकार तुम्हें मेरा पितृहत्या का पाप भी नहीं लगेगा और परिवार सहित मेरे वंश का सम्मान भी बच जाएगा। पिताजी, जब आप दृढ़ निश्चय कर ही चुके हैं तो अब मैं और क्या कहूँ?
इधर नकुल महात्मा चैतन्य से कह रहा था, ये क्या गुरुदेव, आप तो शायद रायगढ़ राज्य की सीमा की ओर जा रहे हैं। हाँ वत्स, तुमने ठीक पहचाना, रायगढ़ यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं तुम्हें रायगढ़ की सीमा पर छोड़कर वापस लौट जाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बेटा नकुल, मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ। तुम 6 माह तक मेरे साथ रहे। इस समय तुमने मुझसे भरपूर ज्ञान प्राप्त किया है और तुम बुरे व्यसन छोड़ पूरी तरह से बदल गए हो। तामसी प्रवृत्तियों को त्याग तुमने सात्विक प्रवृत्तियों को अपना लिया है। सुधरने के लिए तुम घर से निकले थे। अब जब तुम पूरी तरह सुधर गए हो तो तुम्हें घर वापस लौटना ही होगा। लेकिन गुरुदेव, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। नकुल, तुम मेरा मुंह छोड़ दो। वहाँ घर पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर तुम्हारे पितृ ऋण को चुकाने का भी समय आ गया है। उस ऋण को चुकाने तुम्हें रायगढ़ जाना ही होगा। पितृ ऋण? अब किस पितृ ऋण की बात कर रहे हैं गुरुदेव? नकुल, कल तुम सीधे दरबार में जाना। वहाँ तुम्हें अपने पिता का सिर विहीन 100 मिलेगा। उस 100 को सिर से जोड़कर उस पर मृत संजीवनी बूटी छिड़क कर तुम्हें अपने पिता को नया जीवन देना होगा। ओह, लेकिन पिताजी को भरे दरबार में कौन मारेगा और क्यों मारेगा? तब महात्मा चैतन्य ने नकुल को विस्तार से सब बातें बताई। तत्पश्चात, नकुल, तुम्हारा सबसे बड़ा खोया हुआ भाई सावन घर वापस लौट चुका है। अब तुम्हें भी घर वापस लौटना होगा। जानते हो तुम्हारा तीसरा मझला भाई कौन है? कौन है गुरुदेव? तुम्हारा तीसरा भाई वही ठग गुलाब है, जिसने ज्योतिषी बनकर तुम्हारे पिता के प्रति राजा जयंत को भड़काया है। ओह, तकदीर भी कैसे कैसे तमाशे दिखाती है गुरुदेव। शीघ्र ही वे दोनों रायगढ़ राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। तब महात्मा उसे मृत संजीवनी बूटी देते हुए बोले, नकुल, भोर होने वाली है। जाओ, अब रायगढ़ जाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वह महात्मा चैतन्य के चरण स्पर्श कर रायगढ़ की ओर चल दिया। इधर दिन निकलने पर जब प्रधानमंत्री सुहेल सावन के साथ दरबार में पहुंचे तो उन्होंने उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर तुरंत ही उसका हीरा चाट लिया। प्राणहीन हो जैसे ही उनका शरीर पृथ्वी पर गिरे, उससे पहले ही सावन ने म्यान से तलवार बाहर निकाली और दरबार में मानो जैसे भूचाल आ गया। सावन, ये तुमने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर डाली। महाराज, मेरे पिता आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले थे। मैं एक राजद्रोही का बेटा नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए मैंने भरे दरबार में अपने पिता की हत्या की है महाराज। ओह, तब तो तुम निश्चय ही देश प्रेमी हो सावन। हम तुम्हारा देशद्रोही पिता के स्थान पर तुम्हें इसी समय रायगढ़ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज, ये तो मेरे परम सौभाग्य का अवसर होगा। यही वो क्षण था जब दरबार में बदहवास से नकुल ने प्रवेश किया। भाव विह्वल सा वो सुहेल के शव के पास पहुंचा। तत्पश्चात, राज ज्योतिषी, तुमने जिसको षड्यंत्र में फंसवा कर मरवाया है, जानते हो वो कौन है? वो तुम्हारा पिता था। नालायक, क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा छोटा भाई नकुल हूँ। तुम झूठ बक रहे हो, मेरा कोई भाई नहीं है। गुलाब, कम से कम इस वक्त तो झूठ का सहारा ना लो। देखो, बचपन में हम तीनों भाइयों के सीनों पर हमारे पिता के चक्र का निशान गुदवाया था। मेरे सीने पर चक्र का निशान बना हुआ है। देखो, तुम्हारे सीने पर भी ऐसा ही चक्र का निशान बना होगा। ओह, ऐसा निशान तो वास्तव में ही मेरे सीने पर भी बना हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री सुहेल मेरे पिता थे? फिर वो कौन है जिस ठग को मैं आज तक अपना पिता मानता आया हूँ? गुलाब असमंजस में पड़ गया। तब दरबार में अन्य ठगों के साथ बैठा उसका बापू उठकर उसके पास आया। बेटा गुलाब, ये युवक ठीक कह रहा है। निश्चय ही तुम इसके सगे भाई हो। ये तुम क्या कह रहे हो बापू? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। आज तक मैं तुमसे इस बात को छिपाता आया था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये सब क्या गोरख धंधा है बापू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुलाब, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। बेटा,
तुम हमें आज से बरसों पहले रायगढ़ में लगे एक मेले में मिले थे। उस मेले में आए तूफान में शायद तुम अपने परिवार से बिछुड़ गए थे। ना जाने क्यों तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम्हें उठा कर ले आया। तुम्हें अपना बेटा बनाकर पाला पोसा। ओह, तब तो मैं निश्चय ही प्रधानमंत्री सुहेल का खोया हुआ बेटा हूँ। वो दौड़कर प्रधानमंत्री सुहेल के शव के पास जा पहुंचा। ये मैंने क्या किया? अपने पिता के हुई मरवा डाला। राज ज्योतिषी, ये सब क्या झमेला है? महाराज, ये सब मेरा किया धरा है। प्रधानमंत्री जी आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। क्या कह रहे हो? फिर मेरी वो भविष्यवाणी झूठी थी। महाराज, मैंने झूठ बोलकर आपको प्रधानमंत्री जी के प्रति उस्काया था। अपनी ठग विद्या के सहारे आपके दरबार में स्थान पाना चाहता था। महाराज, ओह, तुम्हारे कहने पर यह अनर्थ हो गया। हम स्वयं प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध गलत सोचने लगे थे। इसी कारण प्रधानमंत्री जी को मारना पड़ा। महाराज, दुखी ना हो। पिताजी को मैं अभी जीवित किए देता हूँ। क्या ये संभव है? महाराज, ये संभव है। मेरे पास ये मृत संजीवनी जड़ी बूटी है। इससे पिताजी पुनः जीवित हो सकते हैं। फिर इस नेक काम में देरी क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी को जीवित करो। हम इनसे क्षमा मांगने को व्याकुल हो रहे हैं। तब नकुल ने मृत सुहेल के सिर एवं धड़ को एक जगह जोड़ा। तत्पश्चात मृत संजीवनी बूटी तोड़कर उनके ऊपर छिड़की। अगले ही पल प्रधानमंत्री सुहेल ने आंखें खोल दी। पिताजी, नकुल, तुम लौट आए। नकुल दौड़कर उनके चरणों से लिपट गया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिए हैं। नकुल बेटा, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी गुलाब ने आगे बढ़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मैं आपकी मृत्यु का कारण बन गया था। तुम मुझे पिताजी कह रहे हो? पिताजी, मैं आपका खोया हुआ तीसरा बेटा गुलाब हूँ। क्या? हाँ पिताजी, कुदरत ने आज हमारे बिछड़े परिवार को पुनः मिला दिया है। ओह मेरे भगवान, क्या ऐसी अनहोनी भी हो सकती है? सुहेल ने प्रसन्नता में कांपते हुए अपने तीनों बेटों को छाती से लगा लिया। तब राजा जयंत ने उससे कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तुम पर शक कर बैठे थे। महाराज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। होनी को शायद यही मंजूर था। प्रधानमंत्री जी, तुम्हारे मरते ही हमने तुम्हारे बेटे सावन को नया प्रधानमंत्री बना दिया था। अब हम अपना वो फैसला निरस्त कर तुम्हें पुनः रायगढ़ का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। क्षमा करें महाराज, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए पुनः प्रधानमंत्री पद का मैं इच्छुक नहीं हूँ। आप सावन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं, इसलिए अब उसे ही रायगढ़ का प्रधानमंत्री बने रहने दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा सुहेल जी। प्रधानमंत्री सुहेल खुशी खुशी अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने घर वापस लौटे। देखो शुभांगी, आज मैं तुम्हारे तीसरे बेटे को भी ढूंढ कर ले आया हूँ। सच स्वामी? गुलाब ने आगे बढ़कर शुभांगी के चरण स्पर्श किए। सुहेल अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। एक दिन जब नकुल रथ में बैठे कहीं जा रहा था तो, नकुल जी, ये क्या तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? चंद्रलेखा, तुम्हारे उस रात के व्यवहार ने मेरी बंद आंखें खोल दी थी। अब मेरे जीवन पर तुम्हारा नहीं, अपितु मेरी धर्मपत्नी राधा का हक है। ये कह नकुल ने रथ आगे बढ़ा दिया और नर्तकी चंद्रलेखा ठगी सी उसे जाते देखती रह गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।